हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2 के पीआरटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 1 के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं और आपको परीक्षा पैटर्न में पता चल जाएगा कि बीपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपका 47 नंबर से शुरू हो रहा है। मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 से लिया गया है, साइंस की बुक से। इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई 1 के दोनों शिफ्ट में बना है और इसमें भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी प्रकाश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और सबसे अधिक कौन से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है? तो बैगनी प्रकाश की किरण, बैगनी। और सबसे कम पूछा जाए तो आपका लाल। लाल जो है सबसे कम और बैगनी जो है सबसे ज्यादा अपवर्तित होती है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी की होती है। अगर यही पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किसका प्रकीर्णन होता है, तो लाल रंग का होता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया प्रश्न है। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो ऑप्शन सी, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लंबाई बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अगर पूछा जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम। ओम जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। यह भी आपका एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 6 से प्रश्न लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जाके चैनल पे देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। और क्लास 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 से ही सारे प्रश्न ज्यादातर इसमें देख रहा हूं लिया गया है। तो इसमें कह रहा है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो ऑप्शन बी, फास्फोरस होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर पूछा जाए माचिस की तीली की नोक पर जो लेप लगा होता है किसका होता है, तो आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का इस पे लेप होता है। और क्या होता है इसमें? आपका पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट भी दे सकता है। ठीक है, ये आपका जो नोक पे होती है माचिस की तीली पर, उसमें आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है। और जो माचिस की सतह होती है, माचिस की सतह पर जो क्या किसका लेप होता है, तो उस पे आपका लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस और कांच का लेप होता है। लाल फास्फोरस और कांच का लेप होता है जो आपका ये सतह होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा एल्कोहल पीने के लिए उपयुक्त है? सभी को पता होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा, एथेनॉल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्लास 8 के साइंस की बुक से लिया गया, चैप्टर 6 है। ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो ऑप्शन बी, उसके कैलोरी मान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे ईंधन का जो है उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है, तो उष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये आपका उष्मीय मान का मात्रक होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय
टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। ये भी आपका टीआरई 1 में भी पूछा गया, टीआरई 2 में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी आपका एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 14 से लिया गया। हाँ, चैप्टर 14 से लिया गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और पहला ही प्रश्न है ये, जब जो अगर मैं जो कराया है एनसीईआरटी दृष्टि वाली, उसमें पहला ही प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है ये। खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। क्यों चढ़ी होती है? तो ऑप्शन सी, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता, इसलिए जो है टिन की जो है परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ध्यान रखिए, यहाँ पे पारंपरिक पूछा है, यानी जो पहले से चली आ रही है। कौन सा नहीं है? नवीनतम पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एनसीईआरटी साइंस की बुक से क्लास 8 से लिया गया है, चैप्टर पहला ही है ये, चैप्टर पहले से ही लिया गया प्रश्न है ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका एक जोड़ी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक जोड़ा। अगर पूछा जाए मानव शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो आपका 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव कान का श्रवण परास क्या है? यह भी आपका एनसीईआरटी क्लास 8 से ही लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मानव कान का श्रवण परास क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। श्रव्य, देखिए एक होता है आपका पराश्रव्य। पराश्रव्य क्या होता है? तो पराश्रव्य आपका जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पराश्रव्य कहा जाता है। एक होता है आपका अश्रव्य। अश्रव्य क्या होता है? तो 20 से 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अश्रव्य कहते हैं। तीनों ध्यान रखिएगा, रेंज पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि जो है कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए ये भी प्रकाश से प्रश्न लिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम किसमें होती है? आपका नीले प्रकाश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम किसमें होता है? तो ये आपका सबसे कम लाल की होती है। सबसे कम लाल की ऊर्जा होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी आपका एनसीईआरटी से दिया गया प्रश्न है। अगला है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सभी को पता होगा पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ग्रेफाइट का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगला है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। क्लास 8 से ये भी प्रश्न लिया गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 8। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। 30 डिग्री की कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये पूछा है, इन दोनों का कोण पूछा है। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। ये आपका क्या है? समकोण है, पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये भी दोनों कितने हो जाएंगे? 60। और ये आपने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम। ये आपका क्या होता है? परावर्तन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन, यानी दोनों ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? उसे क्रमाकुंचन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो, क्रमाकुंचन। अगला है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ये आपका टीआरई 1 में भी पूछा है, 2 में भी पूछा है। देखिए कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोन्स मेडुला सेरिबेलम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी क्लास 8 से, ये भी आपका साइंस की बुक से लिया गया है। चैप्टर आपका 12 है। इसमें क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने करवाया है दृष्टि पब्लिकेशन के एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलिंग घर्षण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे कम किसका होता है? रोलिंग का होता है। उसके बाद रोलिंग को ही लोटनिक घर्षण कहा जाता है।
लोटनी घर्षण बल इसे कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो सर्पी होता है, उसके बाद सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल को आपका फिसलन घर्षण बल कहते हैं, फिसलन। और सबसे ज्यादा किसका घर्षण बल होता है तो स्थैतिक का होता है, स्थैतिक का सबसे ज्यादा होता है। अगर ज्यादा पूछे आपका स्थैतिक, उससे कम किसका होता है तो आपका सर्पी का। और सबसे कम घर्षण किसमें होता है आपका रोलिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब करंट अफेयर के प्रश्न है। देखिए शुरू में आपके जो प्रश्न थे ये आपका 47 नंबर से 62 नंबर तक, 47 से 62 ये आपका किससे थे साइंस से प्रश्न थे। अब आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर लगभग इसमें 15 प्रश्न है, साइंस के लगभग इसमें 15 से 17 प्रश्न है। अभी आगे भी साइंस के कुछ प्रश्न है, और इन्वायरमेंट से इसमें लगभग 10 प्रश्न है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साजी केवी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेगा नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है, ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है तो अरुण कुमार सिंह है, अरुण कुमार सिंह है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इटली की प्रधानमंत्री है, सभी को पता होगा इटली की प्रधानमंत्री कौन है तो जॉर्जिया मेलोनी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। अगला है, पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पूछा है कि बाघों की संख्या कितनी है तो 3167। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगर हम बात करें बाघ के बारे में, बाघ दिवस कब मनाया जाता है 29 जुलाई, 29 जुलाई। देखिए दिवस से भी दो प्रश्न बने हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। वर्तमान भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो आपका 54 टाइगर रिजर्व हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 54वां पूछा जाएगा कौन सा है तो आपका रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपका 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो बाघ के बारे में बात होगी। अभी पहली बार भारत में आपकी हिम तेंदुओं की गणना हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पक्का प्रश्न बनेगा। हिम तेंदुओं की गणना हुई है, तो टोटल हिम तेंदुए कितने हैं वर्तमान में तो 718। ये पहली बार हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है 718। अगर पूछा सर्वाधिक जो है किस राज्य में तो लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए हैं, लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए हैं। कितने हैं तो 477 है इसमें। दोनों आपका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट 2022 की घटना बिपरजॉय था। बिपरजॉय क्या था सभी को बताओ, चक्रवात था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए बिपरजॉय का नाम किसने दिया था तो बांग्लादेश ने दिया था, बांग्लादेश ने जो है इसका नाम दिया था। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है प्रश्न। अभी हाल में आया था आपका मिचोंग नामक जो है चक्रवात आया था, और इसका नाम किसने दिया है तो म्यांमार ने दिया है, म्यांमार ने इसका नाम दिया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना का नाम है, ये भी आपका देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है। मध्याह्न भोजन का नया नाम पूछा है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसका नया नाम क्या है तो ऑप्शन ए पीएम पोषण योजना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी तो ये आपका 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नया नाम क्या क्या है पीएम पोषण योजना है। अगला है, थावे महोत्सव 2030 का आयोजन स्थल है बिहार। स्पेशल करंट अफेयर्स भी आपका 2 या 3 प्रश्न बने हैं। थावे महोत्सव ये बिहार में मनाया जाता है, तो इसमें बिहार के किस जिले में मनाया जाता है तो ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं दिया है। कहाँ मनाया जाता है तो आपका गोपालगंज में मनाया जाता है, गोपालगंज में मनाया जाता है। थावे मंदिर है वहीं पे ये मनाया जाता है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है तो आपका मैथिली ठाकुर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी गायिका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी तो इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द चिपको मूवमेंट
ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर पाठक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं चिपकू मूवमेंट की। ये कब चला था? 1973 में चला था। और इसके प्रणेता कौन थे? तो आपका सुंदर लाल बहुगुणा थे। अगला है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से प्रश्न बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो आपका 6 बिंदु होते हैं। 6 बिंदु होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के बारे में पूछा है यहाँ पे। इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी जर्मनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए इसमें जो है लगभग 6 महीने करंट अफेयर पूछे गए हैं, ज्यादातर 6 महीने के करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सूर्य एक है। सूर्य एक है, क्या है? तो सूर्य आपका पीला तारा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है? इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, 1 डिग्री के अंतराल पर जो है रेखा पूछा था, देखिए कुल रेखा पूछा है। कितना है अक्षांश? अक्षांश क्या होता है? जो आपका ऐसे होता है, ये अक्षांश है। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 179, 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ध्रुव को नहीं लिया जाता। ध्रुव क्या है? इसको बिंदु के रूप में माना जाता है। ये जो दोनों ध्रुव हैं इससे जो है बिंदु के रूप में माना जाता है। अगर हम बात करते हैं देशांतर कितने हैं, देशांतर जो ये रेखाएं हैं ये कितनी है? तो ये आपका 360 है। 360 देशांतर रेखाएं हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो आपका अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को क्या कहा जाता है? उसे आपका एक कल्चरेशन कहा जाता है उसे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। उत संस्करण कहते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? तो आपका बेगूसराय में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बेगूसराय। नेक्स्ट बढ़ते हैं टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। टेहरी बांध परियोजना, इसके बारे में प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं इसके बारे में। तो ऑप्शन बी संभववादी विचारधारा से ये संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है स्थानांतरित कृषि से जो है प्रश्न बहुत बनता है। आपका बीपीएससी टीआरई 1 में भी बना है, 2 में भी बना है और हर एग्जाम में ये प्रश्न बना है। इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुडु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में क्या कहा जाता है? पुडु। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों ध्यान रखिएगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? पुडु कहा जाता है। 1 नंबर ये फिक्स है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। कुमारी कहाँ कहा जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। अगर पूछा बेबर कहाँ कहा जाता है? बेबर या दहिया।
बीबर या दहिया कहाँ कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है, मध्य प्रदेश में। खील कहाँ कहा जाता है? तो खील कहा जाता है आपका हिमालय क्षेत्र में, आपका खील कहा जाता है इसे। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में क्या कहा जाता है इसे? तो आपका झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि। ये तो आपका भारत की बात हो गई। विश्व की बात करते हैं, मिल्पा पूछा गया प्रश्न है ये। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो आपका मध्य अमेरिका या मैक्सिको में कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में। ठीक है, रोका कहाँ कहा जाता है? तो ये ब्राजील में कहा जाता है, ब्राजील में। ये प्रश्न आएगा ही आएगा। चीन सॉरी चीना कहाँ कहा जाता है? चीना, चीना ये श्रीलंका में कहा जाता है, श्रीलंका में। और हम बात करते हैं लदांग, लदांग कहाँ कहा जाता है? तो ये आपका मलेशिया और इंडोनेशिया में से लदांग कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा इससे। अगला है बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। बलूचिस्तान में चलवासी जो होते हैं उनके तंबू क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए किजसी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, अगला है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये आपका टीआरई 1 में पूछा है, टीआरई 2 के कई सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात। देखिए, जनसंख्या अगर घट जाती है तो मानव और भूमि में क्या अनुपात होगा? तो बढ़ेगा, अनुपात बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो आपका मुजफ्फरपुर में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीशपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसको आप जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे जो प्रश्न है रिपीट होते हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में इसकी स्थापना किया था इन्होंने। अगला है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कहां पे फहराया था और कब फहराया था, तो ये आपका 1907 में, 1907 में फहराया था इन्होंने। कहां पे? जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में झंडा फहराया था ये पहली बार। और जो है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है इन्हें। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर। अल हिलाल किसकी पत्रिका है? तो अबुल कलाम आजाद की पत्रिका का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जमींदार, जमींदार किसकी है? तो आपका मौलाना जफर अली की है। कॉमरेड किसकी है? तो मोहम्मद अली की है ये। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा है, टीआरई 2 में भी पूछा है, और कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न बना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह रचना है, ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और हम पुस्तक की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड भी इनकी रचना है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। और बापू के कदमों में भी ध्यान रखिए, बापू के कदमों में, बापू के कदमों में भी इन्हीं की रचना है। और इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला अधिवेशन हुआ कब था इसका? 1936 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और पहले जो इसके सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे, एनजी रंगा थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ?
पटना महिला महाविद्यालय की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसके बारे में कई बार बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अगर पूछा है वित्त विभाग जो है किसके पास था, तो आपका लियाकत अली के पास था, लियाकत अली के पास था, मुस्लिम लीग के थे ये। रक्षा विभाग किसके पास था, तो रक्षा विभाग जो है आपका बलदेव सिंह के पास था, बलदेव सिंह के पास था। ये सब पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन सी, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। बंगाल विभाजन की बात करते हैं, कब हुआ था? जुलाई 1905 में इसकी घोषणा हुई थी, और ये जो है प्रभावी कब होने वाला था? 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी होने वाला था, इसलिए 16 अक्टूबर को आपका शोक दिवस, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के विरोध में एक आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चला था? ये आपका इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 की हुई थी, 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। और ये बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? ये आपका लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? बहुत बार बताएं उसके बारे में, बिहार विद्यापीठ की स्थापना तो किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। पूछा था इसका उद्घाटन किसने किया था? तो आपका 6 फरवरी 1921 में जो है इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था, इंपॉर्टेंट है। पूछा था इसके लिए भूमि किसने दान दिया था? तो आपका मजरूल हक ने दान दिया था, बताया उसके बारे में। अगला है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया की है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? मुस्लिम लीग के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में इसकी स्थापना हुआ था, पहले इसको जान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कथन दिया है, पहला करा, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा है, इसने वेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। अगला है, इनमें कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। पहला भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा राइट आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न बड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? मूल अधिकार के बारे में यहाँ पे पूछा है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला करा, वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, बिल्कुल सही है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करती है। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते, बिल्कुल सही है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किसके बारे में पूछा था? मूल अधिकार के बारे में पूछा है। अगर आप बात करें मूल अधिकार किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल पूछा जाए तो 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे। कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को से हटा दिया गया। 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला है, अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में भारत वर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में पूछा है। अगला है, पहला है इसमें दिया है, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया, बिल्कुल करेक्ट है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघवाद के बारे में पूछा है। भारत जो है, पहला दिया है एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। दूसरा दिया भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता नहीं, गलत है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत जो है आपका अर्धसंघीय देश है। कहां से लिया गया है? ये आपका कनाडा से के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है। भारत में कैसी न्यायपालिका है? तो एकीकृत न्यायपालिका है। तो इसमें पूछ रहा है, पहला, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा दिया है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब आपका पहला और दूसरा सही हो गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पॉलिटी में ज्यादातर एक से अधिक ही देख रहा हूं सारे प्रश्न हैं। अगला है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? जो आपका दबाव समूह है, पूछ रहा किससे पीड़ित है? तो संस्कृतवाद से पीड़ित है, विचारधारा की प्रतिबद्धता में कमी भी है, और देश की राजनीतिक में स्वायत्तता भूमिका की कमी भी है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता क्या है आपका? ये मूल अधिकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप चाहे बोलें चाहे चुप रहें, ये आपका क्या है? मूल अधिकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिलान करना है। प्रावधान दिया है संविधान के, भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद हैं, डीपीएसपी के हैं, और डीपीएसपी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें पहला दिया है कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 42 में है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 43 में है। समान सिविल संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, काफी चर्चा में भी है इस समय ये, तो आपका आर्टिकल 44 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 49 में है, ठीक है। डीपीएसपी से लिया गया है। और बात करें डीपीएसपी की, तो ये संविधान के कहां से लिया गया? संविधान के, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 4 में है ये, ठीक। नेक्स्ट बढ़े। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य, जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य पूछा है। पहला है पंचायतों और न्यायपालिकाओं की योजना को एकीकृत करना, बिल्कुल सही है। जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, सही है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पॉलिटी से ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगला आपका दूरदर्शन का ध्येय वाक्य, देखिए ध्येय वाक्य से भी प्रश्न बना है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा था आपका रॉ का पूछा था ध्येय वाक्य, इसमें आपका पूछा है दूरदर्शन का, तो सत्यम शिवम सुंदरम है, ठीक है। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी भारत में? ये आपका 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, दीनदयाल उपाध्याय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? कई बार बताऊं इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको चलाया किसने था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से? तो बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, पख्तून, पख्तून जो है इनकी पत्रिका है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू किया गया?
तो ये आपका कब, पहले जान लीजिए, 15 नवंबर को, 15 नवंबर को मनाया जाता है, ये 2021 में शुरू हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। किसकी जयंती है? तो आपका मुंडा, बिरसा मुंडा की जयंती है इस दिन, ठीक है, बिरसा मुंडा की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? सर्वाधिक बाजरा, तो ये आपका राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? तो आपका औषधि में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाप झील या आक्सबो झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाप झील या आक्सबो झील पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन बी, नदी घाटियों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। ठीक, ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए नदियां बह रही हैं, ठीक है, नदी बह रही है, ठीक, ये आपका नदी है, बह रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए ये अलग हो जाती है, ये यहाँ ऐसे बह रही है, तो ये अलग हो जाती है, ये वाला एरिया, तो धीरे धीरे यहाँ से बहने लगती है नदी, इधर से बहने लगती है, तो जो एरिया अलग हो जाता है इसको क्या कहते हैं? गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है, गोखुर झील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर बात करें बिहार में कौन सी गोखुर झील है, तो कांवर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कांवर झील बिहार में है, पूछा किस जिले में बिहार के, तो बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस से 2 प्रश्न बन चुके हैं। विश्व जल दिवस तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 22 मार्च। अच्छा, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य है। एक सिंह युक्त जो है गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो आपका काजीरंगा उद्यान में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कहाँ पे है? तो असम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुनहरा रेशा से अभिप्राय, बहुत बार बताएं उसके बारे में। सुनहरा रेशा प्रैक्टिस सेट में कई बार आया है, तो पटसन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटसन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक पूछ रहा है, कौन से हैं? तो आपका जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पारिस्थितिकी क्षरण कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एनवायरमेंट के प्रश्न यहाँ शुरू हो गए हैं। काले फेफड़े का रोग संबंधित है, काले फेफड़े का रोग, तो आपका कोयला खनिकों से, ऑप्शन बी। अगला, तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WWF, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो है पशु चिन्ह क्या है? तो विशालकाय पांडा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? आपका बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पे? तो ये आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर। कहाँ पे होता है ये? आपका अंटार्कटिका में होता है, अंटार्कटिका में सर्वाधिक क्या होता है? ये स्पष्ट होता है। ओजोन की बात करते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है, समताप। ओजोन दिवस का मनाया जाता है? तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि आपका ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, ऑटोमोबाइल निकास यानी जो एग्जॉस्ट होता है का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सीसा जो है सबसे खतरनाक उसमें निकलता है, ऑप्शन सी। अगला है, यहाँ पे और हम जान लेते हैं, कैडमियम पूछा गया था पिछली बार TRE 1 में। कैडमियम
से कौन सा रोग होता है? आपका इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम से होता है। पारा से कौन सा होता है? आपका मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग आपका पारा से होता है। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक सार्थक, अच्छा यहाँ पे आपसे आपका रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक। इसमें आपका 16 प्रश्न आप मैथ के होते हैं, 16 प्रश्न आपका रीजनिंग के हैं, 15 प्रश्न लगभग आपका करंट अफेयर, 10 से 15 मान लीजिए, 10 से 15 करंट अफेयर, 15 से 20 आपका हिस्ट्री होती है, 15 से 20 आपका ज्योग्राफी होती है। उसके बाद करंट अफेयर हो गया, हाँ ठीक है। इन्वायरमेंट लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से तैयारी करिएगा आप लोग। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।